जुलाई की दमदार सीरीज की समाप्ति के बाद आज है अगस्त सीरीज की शुरुआत और शुरुआत करने के लिए संकेत हैं थोड़ी नरमी के, थोड़ी कमजोरी के। लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद आज कैसा रहेगा सेशन और कैसी रहेगी पूरी सीरीज, क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नजर रखिए आज के पूरे एक्शन पर, नई सीरीज की शुरुआत में भी। शुक्र है शुक्रवार दीप, इस बार शुक्रवार ऐसा नहीं लग रहा आपको 2-4 दिन लेट आया? हाँ, कुछ लंबा ही हो गया ये। काम बहुत करवा लिया, बहुत ज्यादा, मतलब इतने रिजल्ट्स की मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं। रोज कुछ ना कुछ। आज भी वेरी बिजी डे, बिल्कुल। संकेत भी ढेर सारे हैं, कई सारे सर। बताएं आज की शुरुआत करते हैं। संकेत कौन से? अमेरिका 13 दिनों तक रिकॉर्ड तेजी बनाने के बाद डाउ पर ब्रेक लगाए। हल्की फुल्की मुनाफा वसूली अमेरिकी बाजारों से आती दिखी और गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर शुरुआत के दे रहा है संकेत अगस्त सीरीज के लिए। आज शुरुआत होती दिख रही है अगस्त सीरीज की और ये सीरीज भी रहेगी बेहद इंटरेस्टिंग। कल बाजार बंद होने के बाद 4 नतीजे आए, वायदा कारोबार और निफ्टी की कंपनियों के। आज नतीजों के लिहाज से लंबा और बड़ा दिन है, ढेर सारे रिजल्ट्स हैं जो आज आपके सामने आते दिखेंगे। निफ्टी के नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वायदा कारोबार में पूरा एक्शन आपको आज भी देखने को मिलेगा। ये 4 ट्रिगर्स के दम पर हम कर रहे हैं आज की सीरीज की शुरुआत। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं सर, बहुत सारा एक्शन एक्चुअली हो चुका है। ये पूरे हफ्ते ही हम देख रहे हैं, फेड की पॉलिसी भी आके चली गई है, डेटा भी आया है, हमारे इतने सारे नतीजे रहे हैं और आज से तो ऑफकोर्स नई सीरीज की शुरुआत हो रही। बट थोड़ा समझाएं सर, कल कैसे एक डेट विद हिस्ट्री थी। डाउ अगर लगातार 14वें दिन पॉजिटिव आपको दिखता, शुरुआत के आसार भी वैसे ही थे। अच्छी शुरुआत हुई डाउ की, जीडीपी डेटा भी इनका मजबूत आया। लग रहा था 126 साल में पहली बार आप 14 दिन तेजी देते और फिर कल अगर तेजी हो जाती और आज भी हो जाती तो आप हिस्ट्री ब्रेक कर देते। जब से डाउ की शुरुआत थी तब से 15 दिन तो खैर कभी नहीं हुआ, बट होते होते रह गया। नंदलेस 13 दिनों की बड़ी रन रही। बट कल ये गिरावट की वजह क्या दिखी आपको? कोई ऐसी खास वजह तो है नहीं दीप, लेकिन हाँ अगर वजह है तो अच्छी वजह से गिरे। अच्छा, अच्छी वजह से गिरे। हाँ, गिरने में भी वजह होती है ना, अच्छी और खराब वजह से गिरे। अच्छी वजह से गिरते हैं तो मतलब थोड़ा कम बुरा लगता है, और खराब वजह से गिरे तो थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है। अच्छी वजह क्या थी? कल जो जीडीपी के आंकड़े हैं अमेरिका के आए 2.4%, उम्मीद थी 2% की। ठीक है, 2% के सामने आपकी जीडीपी दर 0.4%। अच्छा, मतलब बड़ी है, 20% का आउट परफॉर्मेंस है, तो बड़ा माना जाएगा। सो अब अमेरिका की इकोनॉमी तो गर्म है, ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत अच्छी खबर है, चलो गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? 2 रीजन है। एक, वैसे तो देखा जाए तो बाजार की पोजीशनिंग एक तरफा तेजी की थी। 13 दिन से डाउ आपका बढ़ रहा है, 13 सेशन से, तो घटना तो है कभी न कभी। वो तो होना था। वो एक पोजीशनिंग आपकी होगी कि भाई पहले से बाजार एक तरफा तेजी में, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आनी। प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह क्या है? जब नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह है कि इकोनॉमी तो कहीं ठंडा होने का नाम ले नहीं रही। कल पावेल साहब बोल के गए थे कि भाई रिसेशन आएगा नहीं, इकोनॉमी वैसे ही दिखा रही है। तो फिर महंगाई अगर जल्दी से नीचे नहीं आई, जो पावेल साहब को 2% लाने में 2 साल की मेहनत करनी पड़ेगी, 3 से 2% लाने में, तो क्या फिर से ब्याज दरें बढ़ सकती है? ये क्वेश्चन मार्क जो आया है, इस क्वेश्चन मार्क ने अमेरिका में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कर दी। तो कल के सेशन में अच्छी बात थी, अच्छी बात से प्रॉफिट बुकिंग आई। उससे 13 दिन से एक तरफा तेजी जो चल रही थी, चलो थोड़ा गिर जाते हैं। गिरा डाउ नहीं, गिरने का मजा तो नैस्डैक ने लिया है। नैस्डैक आपको दिख भले ही कम रहा हो कि भाई 75-80 पॉइंट ही घटा है, लेकिन नैस्डैक कल 200 पॉइंट ऊपर था फ्यूचर्स पे, और एक बार नैस्डैक 300 पॉइंट भी ऊपर हो गया। तो असली गिरावट का मजा तो इसने लिया है। डाउ तो फालतू में ही बदनाम है। तो डाउ 13 दिन गिरने के बाद थोड़ा घटता है तो कोई खास बात नहीं। बाकी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं बॉन्ड यील्ड्स में, बढ़कर आए हैं बॉन्ड यील्ड्स, यानी कि कहीं की थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट ने कल इन दमदार आंकड़ों के बाद ये सोचना शुरू किया कि भाई साहब सितंबर में भी मामला पक्का मत समझिए कि नहीं बढ़ेंगी, बढ़ सकती है। कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दी। इनकी कितनी 22 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई। इनकी भी ऑलमोस्ट आई थिंक वैसे बुरा हाल है, और अभी भी आगे और बढ़ाने के संकेत उनके। ठीक है, तो यूरोप रुक नहीं रहा। अमेरिका ने एक पोज लेने की बात अब होने के बाद एक बार वापस बढ़ गए। अब अगला पोज है कि नहीं, उस पर डिबेट होगी, डेटा देखे जाएंगे। सो कल मेरे ख्याल से अच्छे कारणों से अमेरिकी बाजारों में एक लंबी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। नो प्रॉब्लम। चलिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आपने बात भी करी, सितंबर पॉलिसी के लिए कुछ बदलाव नहीं हुआ सर। 20% लोग मान रहे हैं कि हाइक होगा, 80% मान रहे हैं सितंबर में हाइक नहीं होगा। ये पुराने आंकड़े के हिसाब से ही चल रहा है। बट नवंबर में लगभग 28%, 30% ऑलमोस्ट लोग मान रहे हैं कि नवंबर में हाइक हो सकता है। तो अगर सितंबर में पॉज कर दिया
तो पॉसिबिलिटी कि शायद नवंबर भाई, में हाँ, आप पॉइंट सही कह रहे हैं। बात एक ही है दीप जी सिंपल। इसका मतलब क्या है? जी इसका मतलब ये है कि एक बार ब्याज दरें बढ़ने का खतरा अभी है और वो खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ। वो सितंबर में होगा, नवंबर में होगा या नहीं होगा, तीनों चीज में आप पक्के से नहीं बोल सकते। राइट सर। बराबर है। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ेगा। अगर महंगाई ठीक ठाक रही, नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक बार बढ़ सकता है। वो सितंबर में बढ़ाए, नवंबर में बढ़ाए, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। ये फेड कह रहे हैं आप। बस सिंपल सी चीज है। ज्यादा दिमाग लगा के मतलब क्या है, वो कहते हैं ओवर एनालिसिस में पैरालिसिस हो जाता है। Yes. है ना? हाँ, तो बढ़ेगी, बढ़ जाएगी एक बार यार, ठीक है ना। अब क्या है मतलब, अब ऑलरेडी अगर आप इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं तो 1/4% से और कौन सा पार्ट टूट जाने वाला है? और अगर इतना ही डर है तो फिर लाइफ हाई के नजदीक क्यों? घट जाओ ना थोड़ा, 10% नीचे, है ना। सो मार्केट मजबूत है, कंपनियों की कमाई फर्स्ट क्लास है, रिसेशन के कोई खतरे हैं नहीं, इकोनॉमी फर्स्ट क्लास ग्रो कर रही है 2.5% के आसपास। सो बाकी सब ठीक है। और ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद ठंडा हो नहीं रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब घटेगी कब? आज ना घटे 3 महीने, चलो सितंबर नवंबर छोड़ दो, अगले साल से घटना भी शुरू हो। लेकिन जब घटेगी जो मजा आएगा ना, उसका क्या मजा तो तब आएगा। तो आई थिंक मार्केट ब्याज दरों के घटने के पहले ही अच्छी पोजीशनिंग अपनी करके मान के चला है। और ये इस बार पहली बार भी ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट रेट पीक पर और मार्केट भी पीक के आसपास हुआ। इस बार या तो मार्केट ज्यादा दूरदर्शी है, कुछ देख रहा है, या फिर ये कि इस बार कुछ नया अलग होने वाला है कि जब घटना शुरू होगी तब प्रॉफिट बुकिंग आएगी मार्केट में। लेकिन अभी 3 से 6 महीने अमेरिका के ऐसे हैं ना, जहाँ पर इसी माहौल के साथ चलेंगे, जहाँ पर आपको ब्याज दरें बढ़ने घटने के बीच के सारे दोनों तरफ की जो खबरें आएंगी उसमें संतुलन बना के चलना है। कोई बड़ा कुछ ऐसा तूफानी होने वाला ऐसा दिखता नहीं है। सो आई थिंक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे चलें। नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग मांगा, ठीक है। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग देखिए, इसे कुछ ज़्यादा इस पर ओवर एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी एनालिसिस हमारे बाजार की करनी है सर। कल का एक्शन समझना है। आज से नई सीरीज शुरू हो रही है, उस पर भी आपकी राय लेनी है। पिछली 4 सीरीज तो बाजार के लिए बढ़िया रही हैं, क्या ये 5वीं सीरीज भी अच्छी रहेगी? बिल्कुल रहनी चाहिए सर, क्यों नहीं रहनी चाहिए? रहने के लिए तो संकेत काफी अच्छे हैं, पहले बता दूं आपको। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं कि अगस्त की सीरीज बड़े एक्शन के लिए जानी मानी जाती है। छोटा मोटा काम नहीं होता। जो होता है बड़ा ही होता है अगस्त में। पहले कुछ आपको पुराने डेटा दूं। पहले तो 4 सीरीज से लगातार निफ्टी और बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुए, और 4 सीरीज में निफ्टी चढ़ गया 2400 पॉइंट, करेक्ट, मतलब 12% से भी ज्यादा हो जाता है। बैंक निफ्टी चढ़ा 5400 पॉइंट, 5400 पॉइंट। ये आपके लिए पिछले 4 सीरीज के डेटा हैं जो आपके सामने। दूसरी चीज, पिछले 5 में से 4 सीरीज में निफ्टी में रिटर्न आए पॉजिटिव। सिर्फ एक सीरीज नेगेटिव रही पिछले 5 में से 4 में से, सिर्फ एक रही। बाकी वो भी 2019 की थी, जहाँ 3-3.25% का नेगेटिव रिटर्न आया। मेरे ख्याल से इलेक्शन के रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। बाकी ऑन एन एवरेज 3 से 5% की तेजी बनी। हाँ, 10 साल के डेटा देखेंगे तो 10 साल में दीप 5 सीरीज पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, मामला बराबरी का है। तो अगर करेक्शन आना है मार्केट में तो अगस्त की सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर ट्रेंड के साथ रहना है तो भी अगस्त की सीरीज एकदम परफेक्ट है। दोनों तरफ का मामला है। लेकिन जो भी होगा बड़ा होगा, ये मान के चले, छोटा नहीं होगा। मतलब 3 से 4% का मतलब ये कि अगर आप अगस्त की सीरीज को देख रहे हैं, आप है 19,600-700 के आसपास, 3-4% का मतलब या तो आप 18,800 देखेंगे, है ना, या आप 20,500 देखेंगे। दोनों तरफ की बड़ी, दोनों तरफ में 20,400-500 भी आप जा सकते हो, नीचे 18,800 के आसपास भी आ सकते हो। तो दोनों तरफ का एक बड़ा मूव की तैयारी है। अब वो किस तरफ आएगा उसका एनालिसिस आगे करते हैं। अच्छा, निफ्टी में रोल ओवर बढ़कर आया 84%, लॉन्ग साइड पर रोल ओवर बढ़े हैं। ओपन इंटरेस्ट 1,17,00,000 शेयरों का, जो 90 लाख शेयरों से बढ़कर आया। सो सीरीज की शुरुआत हैवी नोट पर हो रही है, हल्के नोट पर नहीं हो रही है। और एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जरूर थोड़ी सी 66% से घटकर 59% आई, तो ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा है दीप, लगातार 4 सीरीज हम बढ़ चुके हैं। क्या लगातार 5वीं सीरीज हम बढ़ेंगे? अभी तक इतिहास में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है। मतलब इतिहास तो नहीं, जितने डेटा में पुराने देख पाया हूँ कई सालों के, एक भी बार ऐसा नहीं कि लगातार 5 सीरीज मजबूत रही हो। 6 सीरीज रही है मजबूत। अच्छा, हाँ, 4 भी रही है, लगातार 5 नहीं रही है। ये कैसे? अगर एक आपकी विनिंग स्ट्रिक चल रही, मतलब बढ़ रहे हैं, 5वां भी बढ़ा महीना, 6ठा भी बढ़ा, 5 महीने के बाद ब्रेक नहीं लगाए। तो या तो ब्रेक 4 महीने के बाद लगाए, 6 महीने के बाद लगाए। 5 अगर 4 महीने के बाद नहीं लगाए, या तो अब समझ गया। हाँ, अब देख रहे हैं
कि अगर 4 महीने के बाद ब्रेक लगता है तो ये पहली सीरीज होगी जो 4 महीने लगातार 4 सीरीज बढ़ी और उसके बाद नहीं है। 3 सीरीज लगातार बढ़ने के बाद कई बार ब्रेक लगा, कई बार लगा है। 5 सीरीज बढ़ने के बाद ब्रेक लगा है, 4 सीरीज बढ़ने के बाद ब्रेक नहीं लगा। तो अगर इस महीने आप वापस से बढ़ जाते हैं तो 5 सीरीज बढ़ने के बाद का तो रिकॉर्ड है ही, बन ही गया। 3 सीरीज के बाद भी बढ़ने का रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार अगर नेगेटिव बंद होता है तो पहली बार ऐसा होगा कि 4 सीरीज के बाद नेगेटिव मार्केट बंद होता है। इस बार अभी तक रिकॉर्ड तो नहीं हुआ है, रिकॉर्ड बनने के चांस कंटिन्यू करेंगे सर, क्यों नहीं? बनेंगे या 5 सीरीज में चले जाएंगे तो ये 4 वाला रिकॉर्ड बना रहे तो वो वाली बात है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से बढ़िया है और अगस्त सीरीज में इस दमदार प्रदर्शन की क्रेडिट जाती है आपके और मेरे अलावा। आपके और मेरे अलावा? हाँ, हम दोनों को तो है ही है क्रेडिट। एफआईएस को 45,000 करोड़ की खरीदारी दबा कर की है एफआईएस ने, है ना, और दम लगा कर खरीदा है। ऐसा नहीं कि मतलब कम खरीदा हो, दबा कर खरीदा है। अच्छी इकोनॉमिक डेटा के दम पर खरीदारी होती दिखी। तो ओवरऑल सीरीज बढ़िया रही है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है जुलाई की सीरीज से। और अगस्त की सीरीज के लिए क्लियर कट व्यू लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिन लेवल्स के आसपास है आपके लिए रिस्क, तो अपने 2 सिंपल सा फॉर्मूला रखना है। 18,800 19,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर चलेंगे हम अगस्त सीरीज के लिए। लिख लीजिए 18,800 19,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अगस्त सीरीज के लिए। और 20,000 के पार निकले तो अगस्त सीरीज ऊपर की तरफ कमाल करेगी। सिंपल। अच्छा। हाँ, तो अगस्त सीरीज के लिए सबसे मजबूत सपोर्ट जोन 18,800 19,000 है। और बैंक निफ्टी पर ये सबसे मजबूत सपोर्ट अगस्त सीरीज के लिए 43,000 के आसपास का आता है। 43,000 ये है। बड़ा लेवल्स बड़े निकल पूरे सीरीज की बात करें ना, सीरीज की बात। क्या आजकल क्या है 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होने में ज़्यादा वक्त नहीं अब लगता। उतना वो नहीं तो है। ओवरऑल ये डेटा है अगस्त सीरीज के लिए आज से आपके लिए। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये इंटरेस्टिंग बात है। बट आपने एक बार फंड्स की बात करी जी, तो वहाँ पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा। यूजुअली तो आप कहते हैं, और वो बात भी हम देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन इतना मैटर नहीं करता है फंड्स का डेटा, बट कल कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सेलिंग हमने एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी। कैश में बड़ा सेल फिगर था, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में बड़ा सेल फिगर था। ये थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। डेटा तो मैटर करता है। कल का बहुत बड़ा रिटर्न, मैं एफएनओ के डेटा तो इग्नोर कर भी सकता था, लेकिन कैश के कैसे करूँ। 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली और 3,000 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली, 4,900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली, इतनी बड़ी बिकवाली के आंकड़े मैटर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैटर इसलिए करता है कि आंकड़े बहुत बड़े हैं। मैटर इसलिए ज़्यादा नहीं करता क्योंकि अगर इतने बड़े आंकड़े, इतनी बिकवाली है तो गिरे 118 पॉइंट ही क्यों? फिर तो और ज्यादा गिरना चाहिए हमें। Correct. इन आंकड़ों के दम पे इतने ही गिरे हैं, इतनी तो हमारी ताकत भी नहीं है। हाँ. तो कुछ एडजस्टमेंट है एक्सपायरी का, Right. और कुछ वाकई अच्छा. में बिकवाली। सो एक चीज जो दीप समझ में आ रही है, 2 दिन हम मजबूत भी हुए, ठीक है। 2 दिन मतलब परसों और कल फर्स्ट हाफ, ठीक है। कल के सेशन में आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए। कल का निफ्टी का हाई है 19,867, 865 समझ लीजिए, 875 समझ लीजिए राउंड, और लो है 19,600 का। पिछले हफ्ते की पूरी रेंज जो, सॉरी पिछले हफ्ते की, हफ्ता तो अभी चल ही रहा है, सॉरी अभी मेरे मेंटली में वीकेंड मोड में आ गया हूँ। तो इस हफ्ते की जो पूरी रेंज है जी, कल दोनों तरफ की ऊपर नीचे की रेंज देख ली निफ्टी ने, करेक्ट। बैंक निफ्टी देखिए 46,300 आई और 45,570 लो। तो कल के सेशन में वॉलेटिलिटी वो थी कि दोनों रेंज आपने दिखा दी। अब कोई नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता तो बहुत चिंता होती थी। एक कल वीकली मंथली एक्सपायरी वाला दिन था, तो मंथली एक्सपायरी का खेल हुआ है, इसलिए डेटा थोड़े बिकवाली के है, थोड़े नेगेटिव है। लेकिन ऐसे एकदम हौसले पस्त करके बस हथियार डाल दे भाई मैं तो अब जा रहा हूँ मार्केट छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, ऐसे एफआईज अगर बेचेंगे रोज 4,000 करोड़ की हर एक जगह, तो मैं तो 10,000 करोड़ की बिकवाली देखने की मेरी हिम्मत नहीं है। वैसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। हाँ वैसा भी नहीं है, ऐसा डर के मैदान छोड़ के भागने जैसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधान रहने जैसा है। अब इंपॉर्टेंट कल क्या हो वो है ही नहीं, यस सर, इंपॉर्टेंट आज क्या होगा वो है। और क्योंकि क्या ये एफआईएस की बिकवाली का जो नंबर इस हफ्ते देखना हमने शुरू किया, अगर अगस्त सीरीज की शुरुआत में पहले दिन से बेचना शुरू करते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। और अगर आज नंबर ठीक ठाक आते हैं तो यू आर इन सेफ जोन। तो एक दिन के लिए आप वो एक्सपायरी का आज का देख लो, कोई कहीं भागे नहीं जा रहा मार्केट, ऐसा कोई नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि आज ही 19,000 हो जाएगा कि इतना डर लगे, करेक्ट। और ऐसा भी नहीं कि सोमवार को सीधा 20,000 खुल जाएगा कि आप बड़े बुझे। तो आराम से देखो, वन एट ए टाइम, डोंट वरी। ठीक है सर, गॉट इट। तो चलिए फिर आज की सेटअप समझाइए कुछ। सेटअप सीरीज का तो मैं बता ही चुका हूँ, और आज की स्ट्रेटेजी में दीप यही है कि अगस्त सीरीज की शुरुआत करने के लिए संकेत थोड़े से कमजोरी के, कहाँ से,
पहले डाउ से 13 दिनों की तेजी पर हल्का फुल्का ब्रेक लगा है। दूसरा, एक्सपायरी के दिन एफआईएस की बड़ी बिकवाली के आंकड़े, तो ये 2 नेगेटिव संकेत है। नतीजों के लिहाज से न कोई बड़े पॉजिटिव न कोई बड़े नेगेटिव संकेत है। वो 3 इक्के जो थे ना, 3 इक्के 4 इक्के, तो उसमें खाली यही कि भाई आज ऐसे पत्ते हैं कि जिसमें आपको कोई खेलने का मन ही नहीं हो, आप ऐसे सरेंडर कर दो ना, छोड़ो मैं नहीं खेल रहा, जाने दो, वैसा वाला है। तो कोई एफआईएस इनके आज के जो एफएनओ के आंकड़े हैं, ये रिजल्ट्स है, न्यूट्रल साइड पर हैं। आज एफआईएस क्या करते हैं, ये आंकड़े ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले होंगे, लेकिन आज के लिए कुछ 2 लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रख दूं। निफ्टी 19,550, 19,500 या 19,550, जो भी 50 पॉइंट का आप अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। इसके नीचे बंद होता है तो कमजोरी का पहला संकेत होगा, और 45,400 के नीचे अगर आज बैंक निफ्टी बंद होता है तो फिर बीटीएसटी के तौर पर आपको सोमवार के लिए तेजी की पोजीशन नहीं लेके जाना है। अच्छा, अगर इन 2 लेवल के नीचे आज बंद होता है तो, और ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप 500 रखना चाहो तो रख दो, मैं तो 550 में भी कमज़ोर मान लूंगा। अगर 19,550 और 45,400 के नीचे बंद होता है तो सावधान हो जाए, सावधान नहीं रहेगी। ठीक है सर, गॉट इट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल समझ गए। चलिए डन, ये स्ट्रेटजी है। संकेत, ग्लोबल नेगेटिव, एफआई नेगेटिव, डीआई पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 न्यूट्रल, 2 पॉजिटिव। एंजॉय। ठीक है, चलिए, बैलेंस है 19,500, 19,565 पहला सपोर्ट जोन। इस रेंज में खुलकर थोड़ा सा देखेंगे कि कितनी ताकत बनती है। 19,600 के आसपास शायद खुल सकते हैं, वहाँ से अगर थोड़ा नीचे आते तो 19,500, 565 पहला सपोर्ट जोन है, जो ध्यान में रखिए। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपको एकदम सही मिल रहे हैं, 80 पॉइंट नीचे मिल रहे हैं। और कल हमारी टीम ने फिर से 3:30 बजे के बाद रात को लेट तक 12 बजे तक मेहनत की है, और ये मेहनत करके आपके सामने हमने सही लेवल लाने की कोशिश की है। आप देख लीजिए, एक्चुअली क्या दी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम हमारे दर्शकों, प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, दैट इज लव, अफेक्शन हमारे दर्शकों की तरफ से जी। एक दिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए ना, तो भाई साहब मतलब एकदम सर आसमान सर पे उठा देते हैं, ये क्या। सो बट वही रीजन है कि वो हमसे एक्सपेक्टेशन भी उनके परफेक्ट रहे, और एक्सपेक्ट आप उनसे करते हो जो आपके अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे पता, अगर मैं बीमार हूँ, दीप कभी आके मुझे पूछेगा भी नहीं कि सर कैसी तबीयत है या दवा लाऊं जाऊँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे तब होगी जब आप मेरे क्लोज हैं। बिल्कुल सर। इसलिए हमारे दर्शक हमसे एक्सपेक्ट करते तो गलत नहीं करते, और इसीलिए एक दिन जो थोड़ी छोटी मोटी गड़बड़ हुई, उसके बाद हमारी टीम बिल्कुल मुस्तैदी से एकदम तैनात। कल तो मैं आश्चर्य कर रहा था, अच्छा मेरे तो दिमाग से निकल गया शो करते हुए जी कि आज तो नई सीरीज शुरुआत हो रही है, पहली बार गिफ्ट निफ्टी की नई सीरीज है जी, ये तो पहली बार ही है ना। यस सर। तो भूल ही गए, नहीं तो अपने आप ऑटोमेटिकली लेवल्स आ जाते हैं। तो कल हमारी टीम ने देर शाम तक बैठकर पूरा काम किया कराया, ताकि सुबह रात को आप जहां भी जब भी गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़ेगी कहाँ खुलेगा कैसा खुलेगा। करेक्ट सर। तो ये पूरी हमारी प्रोग्रामिंग टीम को क्रेडिट जाती है, जो अच्छा काम उन्होंने किया, अलर्ट होकर किया ये है। इसलिए आप निश्चिंत होकर गिफ्ट निफ्टी कहीं इधर उधर देखने नहीं, बाकी भी नहीं देखना वैसे तो, बट यहाँ पे ये तो आपके लिए एकदम परफेक्ट लेवल्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। चलिए 19,500, 565 पहला सपोर्ट जो है उसके ठीक नीचे 19,385, 19,435 ये आपके लिए है। मजबूत खरीदारी की जगह, वैसे आएगा नहीं, नोट करके रखने में क्या हर्ज है। ठीक है। 19,725, 19,775 पहली ऊपर की जगह, और इसके पार निकले तो 19,815 से 19,875 परफेक्ट रेंज है जहां पर दिल खोल के शॉर्ट पोजीशन बनाए, ये आपकी मर्जी हो। बैंक निफ्टी 45,400, 45,550 पहला सपोर्ट जोन है, उसके ठीक नीचे 45,175 से 45,300 मजबूत खरीदारी की जगह। ऊपर 45,800, 45,925 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, पार करके निकले टिके तो 46,075 से 46,200 वो रेंज है जहां पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। शॉर्ट भी करने का आपका मन करे जरूर करें। गॉट इट सर। चलिए, कल की सेलिंग में थोड़ा हल्के जरूर हुए, एफआईएस की पोजीशनिंग लंबे से 60% के नीचे हमने आती हुई देखी। हाँ ठीक है, वो सीरीज की शुरुआत में हल्की सी कम है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो भी हल्के ही हैं। सीरीज की शुरुआत वैसे देखा जाए तो लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा हम लॉन्ग साइड पर नहीं करें, विच इज़ गुड। इंडिया विक्स भी आपका वही 10.5 के आसपास है। अब आइए दे दूँ आपको स्टॉप लॉस, ठीक है ना। स्टॉप लॉस 19,500 इंट्राडे के लिए, 500 या 550 जो रखना चाहे। क्लोजिंग 19,550 है, इंट्राडे थोड़ा सा दूर रखना है तो 19,500 रख ले, जिनको बिल्कुल छोटा रखना है वो 19,600 रख ले, ताकि खुलते ही ट्रिगर हो जाए। तो इसलिए 19,500 से 19,600 के बीच में जहां आपको ठीक लगे स्टॉप लॉस रख लीजिए।
ठीक है सर। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 45,500 है, क्लोजिंग 45,400 है। जिनको छोटा रखना है 45,600 भी रख सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा दूर का डीप का स्टॉप लॉस रखना है वो 45,400 रख लें तो भी कोई हर्ज नहीं, 45,275 रख लें। आपको जो मन लगे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ छोटा देना था कल स्टॉप लॉस मैंने कल छोटा दिया क्योंकि कल मुझे रिस्क रखनी थी, डर था कि बड़ा मूव आ जाए, और इसीलिए दीप अगर कल छोटा स्टॉप लॉस दिया तो लोगों के लिए फायदा ही रहा। आप देख लीजिए कि उसमें कल निफ्टी में 45,800 का स्टॉप लॉस था लॉन्ग साइड पे, इसीलिए था ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है सर। अब आइए शॉर्ट साइड पर। निफ्टी में इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 19,900 होगा, और बैंक निफ्टी पर छोटा होगा स्टॉप लॉस 46,000 का। ठीक है, गॉट इट। नई पोजीशन सर आज बेचे निफ्टी 19,900 के स्टॉप लॉस के साथ, कल का है 19,867 का है, थोड़ा सा इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर आप बेच सकते हैं। नीचे का टारगेट 19,600, 565 दो छोटे टारगेट है, 525, 502 मीडियम टारगेट है, 435, 415 तक के बड़े टारगेट। वैसे चांसेस 500 के नीचे के कम है, बट नोट करके रखने में कोई हर्ज है नहीं। ठीक है, जो लोग खरीदना चाहते हैं 19,500, 565 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 19,400 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 19,600, 650 दो छोटे टारगेट है, 675, 702 मीडियम टारगेट है, 750, 775 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ओके। बैंक निफ्टी बेचना है 45,800, 45,925 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स बेचने का सोच सकते हैं थोड़ा। स्टॉप लॉस आपका 46,100 का होगा। बेसिकली 46,000 के जितना नजदीक बेचे उतना बढ़िया है। और स्टॉप टारगेट जो बनेंगे 45,700, 45,625 दो छोटे टारगेट हैं, 45,575, 450 दो मीडियम टारगेट है, 45,400, 45,300 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। आ सकती है बिकवाली। आई तो ठीक है, वैसे तो 45,500 नीचे की तरफ, 45,300, 45,500 बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन है। ऊपर में 46,300, 46,500 रुकावट की जगह है। तो कल 46,300, 46,500 की रेंज आपने देख ली। 45,300, 45,500 की रेंज के लगभग नजदीक पहुंच गए। 45,570 का कल का लो था। तो कल वही तो बता रहा हूँ, हायर और लोअर दोनों रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी ने टेस्ट कर ली। निफ्टी में हायर रेंज क्या है 875, 975, करेक्ट, 867 का ही है। तो कल मजे की बात ये थी, कल बड़े दिनों बाद असली एक्सपायरी दिखी है। हाँ, जिसमें बार बार एक्सपायरी एक्शन जानी मानी जाती है ना, एक्सपायरी बड़ा एक्शन होगा, बड़े बोलते बोलते अपने थक जाते, होता कुछ नहीं। यस, कल दोनों तरफ हो गया, कल दोनों तरफ हुआ, ऊपर का भी नीचे का। पहले सुबह सारे शॉर्ट कटे, दोपहर में सारे लॉन्ग कटे। ठीक है सर, वो हुआ। खरीदने के लिए बैंक निफ्टी का बाय बताना रह गया। 45,400, 45,500 की रेंज में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, 45,300 के स्टॉप लॉस के साथ। 45,275 का स्टॉप लॉस लगा लें। टारगेट 45,625 और 702 छोटे टारगेट, 45,800, 850 और 45,925 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। मैं कोई बहुत बड़ा मुंह ऊपर या बहुत बड़ा मुंह नीचे नहीं देखता, तो आराम से ऐसे नीचे ले भी रहे तो ऐसे बड़े टारगेट के लिए नहीं लेना। ये सिंगल्स लेने का टाइम है रेंज में 4-6 वाला। हाँ, अगर आप ये समझ लो ना कि 125 रन बनाने में भी 5 विकेट गिराने पड़ जाए तो इसका मतलब समझ लो सिंगल रन का टाइम है। करेक्ट, उसमें भी एक की अगर सेंचुरी है, एक की हाफ सेंचुरी है, तो इसलिए बाकी पिच थोड़ी सी खराब हो रही है। दूसरा मैच भी इसी पिच पे होना है। हाँ, कुशल को पता होगा। रेडी है पूरा। ठीक है, बैन से ऑफकोर्स सारे स्टॉक्स बैन में आ गए। 3 बार निकले ना, 3 बचे हुए थे बैन में। डेल्टा, आरबीएल, सन टीवी तीनों बैन से बाहर है, तो नई सीरीज, फ्रेश शुरुआत। कोई वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स? 19,800 जब तक 19,800 के ऊपर ट्रेड न करें तब तक तेजी का मूड बनाए ना आप। ओके, और वो वहाँ से आप बहुत दूर है 150 पॉइंट। और वजह ये कि 19,800 के पुट पे और कॉल्स पे दोनों पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से कॉल राइटर 1 करोड़ शेयर बैठे हैं। वो ऊपर उसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो मूड माहौल थोड़ा ठीक होगा। नीचे में डेटा कोई खास है नहीं। बैंक निफ्टी के डेटा वही 46,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो वहाँ से दोनों ही लेवल जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे है और नीचे खुलने के संकेत और हैं, इसलिए नथिंग इम्पोर्टेंट, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ओके सर, आइए फिर एक्शन जानते हैं। आज स्टॉक्स में कहां पर रह सकता है। पहले बिगुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके कैश के लेवल्स में दे रहा हूँ आज, चूंकि नई सीरीज की शुरुआत है, फ्यूचर्स की नहीं है।
127.25 पे बंद हुआ, 125 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीदना है। 129.75 और 132.50 दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। खरीदारी क्यों करनी है? कल बाजार बंद होने के बाद नतीजा है, कल के बेस्ट नतीजे हैं, जितने कम नतीजे हैं उन सारे कमरे में। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है, रेवेन्यू थोड़ा सा उम्मीद से कम आया, लेकिन बाकी हर एक पैरामीटर पर दमदार परफॉर्मेंस। मार्जिन 19% जाते हुए दिख रहे हैं, मुनाफा 530 करोड़ उम्मीद से कहीं बेहतर आया है। सबसे बढ़िया बात है ऑर्डर इनफ्लो बड़े स्ट्रॉन्ग है, 8,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर इस क्वार्टर में आए, कुल मिलाकर 65,000 करोड़ के ऊपर ऑर्डर बुक निकलती हुई दिख रही है। तो मजबूत ऑर्डर्स, मार्जिन में बढ़त, अच्छा मुनाफा। वैसे स्टॉक ऑलरेडी लाइफ हाई के आसपास है, लेकिन 5 दिनों में कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है। 3 महीने में 25% और बढ़ा, लेकिन डिफेंस शेयर में जान है, इंटरेस्ट है खरीदारी का। बिल्कुल, थोड़ी जगह अभी भी है आज के लिए, तो यहाँ पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है। स्टॉक ऑफ द डे BEL। थोड़ा जेट हक के टाइप लेवल से हमने 129.75 कैश के ना, मैं फ्यूचर्स के होता तो मैं राउंड फिगर, कैश के निकालना मेरे लिए भी भारी काम है। अच्छा, हाँ, और कैश वाले में फिर क्या, मैं राउंड फिगर इसलिए, अब जैसे वैसे तो टारगेट एक्चुअली बात सही है 130 और 133 है, बन जाता है। हाँ। फिर क्या 130 129 90 हो गया, हाँ। तो आपका टारगेट ही अचीव नहीं होता। हमें भी तो टारगेट तो अचीव करना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, इसलिए वो कैश में, FNO में तो हो जाता है। हाँ, FNO में ये दिक्कत नहीं आती। कैश में क्या, सपोज कोई फंड है जिसको बेचना है, मुझे 1 लाख शेयर बेचने, 130, वो 130 पे झंडा गाड़ के खड़ा हो गया। अब आपका तो 129 80 129 90 हाई मार के वापस नीचे आए, तो आपका तो टारगेट हिट ही नहीं हुआ। फिर अगर वापस नीचे आ गया तो ट्रोलिंग कितनी भारी होती थी, कभी करके देखो। मैं तो रोज देखता हूँ ना, इसलिए सेफर साइड 25% नीचे कर दो भाई। गॉट इट, ठीक है। बाकी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस टारगेट्स आर 130 133 वैसे मान लें, ठीक है सर। पकड़ा सही आपने पॉइंटिंग में। चलिए, बट बढ़िया नंबर्स आए तो इस पर अच्छा रिएक्शन रहेगा। और भी नंबर्स आए उस पर भी लेते हैं अनिल जी का रिजल्ट रिव्यू। क्या कुछ है सर? इंडियन होटल्स नंबर्स ठीक ठाक हैं, मतलब ग्रेट नहीं है और खराब भी नहीं है। आय उम्मीद से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ऑपरेशनली थोड़ी सी परफॉर्मेंस वीक है। वीक तो नहीं कहूँगा, उम्मीद से कम है। मुनाफा जो आया है EBITDA 8% बढ़ गया है, 410 करोड़ है। मार्जिन थोड़े से घट के आए हैं, 30-30% की उम्मीद थी, 28%, तो एक ही थोड़ी सी ऑपरेशनली मार्जिन में कमी आती दिखी है। मुनाफा 222 करोड़ उम्मीद के मुताबिक है। अब अच्छा क्या है, वैसे परफॉर्मेंस ठीक है। आगे आने के लिए आपके पास वर्ल्ड कप है, जो आपको अच्छे नंबर से, लेकिन मुझे जो समस्या दिख रही दीप, वो ये कि एवरेज रूम रेंट तिमाही दर तिमाही 25% घटी है। और अगर G20 की बैठक और वर्ल्ड कप की डेट्स को छोड़ के देख लें तो 10-11% ऑन एन एवरेज रूम रेंट घट रहे हैं। ये और ये वाला क्वार्टर जो है आमतौर पर ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस बार वो अधिक मास है, तो ये छुट्टियां उट्टियां दिवाली वगैरह घूमने फिरने का अगले क्वार्टर में जा रहा है। ये क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है। आई थिंक दिस इज प्राइस टू परफेक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। इस रिजल्ट के दम पे मैं कूद के खरीदूंगा नहीं, इंतजार करूंगा कि थोड़ा आ जाए। अब प्रॉफिट बुकिंग आनी नहीं आनी देखें, क्योंकि उसका भी रीजन है कि 3% घटा हुआ है 5 दिन में, कल भी 1% घटा था। तो रिजल्ट में जाने के पहले थोड़ा हल्का होकर तो जा रहा है। इसलिए अगर ये ऊपर खुला तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, नीचे खुला थोड़ा 2-3% नीचे आ गया तो थोड़ी खरीदारी आ जाएगी। 2% ऊपर खुलने जैसे नंबर तो ज्यादा है नहीं, फिर भी अगर 2% 3% ऊपर आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे आए तो थोड़ी खरीदारी आ जाएगी। तो भागेगा नहीं इस रिजल्ट के दम पर, ये पक्का है, लेकिन थोड़े बहुत रिजल्ट शायद प्राइस में है। गॉट इट। इंडियन होटल। दूसरा है इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना, जिसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एनालिसिस करना मेरे स्किल्स के बाहर की बात है। पता नहीं चलता ये स्टॉक कब क्या करना चाहता है, भगवान ही जाने। तो मैं प्राइस मूवमेंट के बजाय मैं रिजल्ट का एनालिसिस करूंगा। बहुत बढ़िया, रेवेन्यू 4% नाइस, मार्जिन 1% आपने बढ़ाया, और भी अच्छा, वेरी नाइस। और बाकी प्रॉफिट आपका बढ़िया है, ग्रोस मार्जिन ठीक है, हर एक तरीके से नंबर्स ठीक है। ऊपर नीचे आगे पीछे घुमा के देख लें, 5 दिनों में 8% स्टॉक घटा हुआ भी है, तो बढ़ के भी नहीं आया है। कायदे से अगर इस नंबर के दम पर अगर ये इंटेलेक्ट नहीं होता, कोई और नाम होता, ठीक है, तो ये स्टॉक 4-5% बढ़ना चाहिए था। लेकिन अभी कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कहना मेरे लिए मुश्किल है। बट स्टॉक के नंबर्स अच्छे हैं। अगर ये अपने पुराने इतिहास को छोड़ दे, रिजल्ट के बाद उठा पटक ऊपर नीचे कहीं भी दाएं बाएं, ये रॉकेट की तरह है ये। अच्छा, दिवाली के जो बोतल में रख के आप रॉकेट चलाते हो ना, आपको लगता है ऊपर जाएगा, वो जाएगा किधर किसको पता है, जाने के बाद पता चलता है। Exactly. ये वैसा है, ये किधर जाएगा, you never know, और कल इसका कितना जाएगा। कल इसका FNO में आखिरी दिन भी था,
अच्छा हो गया निकल, हाँ कल- कल तो कल निकल गया ना वो, पता नहीं ना, मैं देता भी नहीं था। तो ठीक है, तो ये है, अच्छा, तो चलो अच्छा है, फिर इसका आपका मतलब short ये नहीं है। कि फिर इसका मतलब बढ़ सकता है, बढ़ सकता है ना, शॉर्ट्स नहीं बनेंगे, शॉर्ट फिर नहीं बनेंगे हाँ, इसमें। ठीक है, फिर थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है सर, चलिए, तो यह है आज के रिजल्ट रिव्यू, स्टॉक ऑफ द डे और पूरी स्ट्रैटेजी भी। आइए हमारी टीम से भी जानते हैं आज के बाकी नंबर्स, ट्रिगर्स, खबरें और ब्रोकरेजेस। नुपुर, अरमान, आशीष तीनों है तैयार। नुपुर मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नंबर्स कौन से आए हैं? गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, यूबीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एसबीआई कार्ड, साथ ही साथ पिरामल इंटरप्राइजेस के आज नतीजे आने वाले हैं। कैश में तो सूची काफ़ी लंबी है, कुछ नाम बता देती हूँ आपको। मदरसन, सुमी वायरिंग, स्टार हेल्थ, बैंक ऑफ इंडिया, राइट्स जैसे कुछ नाम है जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस जहाँ पे नतीजे भी आएंगे, साथ ही साथ बायबैक पर भी विचार होगा, तो ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट रह सकता है, एक ट्रिगर भी हो सकता है स्टॉक के लिए। आईपीओ के लिहाज से देखें तो यथार्थ हॉस्पिटल, जहाँ जो आईपीओ आज बंद हो जाएगा, इशू साइज देखें तो 490 करोड़ के आसपास की। एक स्टेट के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में एडजस्टमेंट होने वाला है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों में ही फाइनल डिविडेंड है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होते हुए दिखेगा। सन फार्मा में आज एडजस्टमेंट है 4 रुपये का। अदानी पोर्ट्स, डीएलएफ, इन्फो एज, जाइडस लाइफ साइंसेज में भी आपको 6 से 10 रुपए तक का डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज होते हुए नजर आएगा। इकरा पे खास ध्यान रखिएगा, 130 रुपए का डिविडेंड है, 90 रुपए का स्पेशल डिविडेंड था, तो यहाँ पर भी बड़ा एडजस्टमेंट आज के दिन नजर आ सकता है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, वो आज 11:30 बजे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से जुड़े कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पे नजर रहने वाली है। रिजल्ट्स में एनएससी के नतीजे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बीएससी पर, क्योंकि एनएससी की अगर कंसोलिडेटेड आय देखें तो करीबन 13% से बढ़कर आई है, मुनाफा भी 9% से बढ़कर आया है। वॉल्यूम्स में, कैश के वॉल्यूम्स में 4% की ग्रोथ दिख रही है। फ्यूचर्स हालांकि थोड़ा डिप होते हुए नजर आए, 13% की गिरावट यहाँ पे नजर आई है, लेकिन ऑप्शंस में देखें तो 33% की ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो बीएससी पे रखिएगा नजर, क्योंकि एनएससी के रिजल्ट्स आते हुए नजर आए। एफएनओ से इंडस टावर मिलिट्री नतीजे आपको दिखेंगे, कंपनी की आय 5% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन अनुमान से कम आते हुए नजर आए। 51% का अनुमान था, 50% के मार्जिन आते हुए दिखे हैं, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। और नतीजे अरमान बताएं कौन से हैं मॉर्निंग? जी गुड मॉर्निंग। नतीजों में अजंता फार्मा के नतीजे आते हुए दिखे हैं आपको। नतीजे ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 7.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 23.3% से बढ़कर मार्जिन जो है वो 26.5% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको अच्छा खासा उछाल दिख रहा है, 175 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। और 25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी करते हुए दिखे हैं। सोना BLW प्रिसिशंस, यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय 25% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 23.5% से बढ़कर 27.7% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में भी 47% का उछाल है। और इनके चेन्नई प्लांट के क्षमता विस्तार को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इसके लिए लगभग 100 करोड़ के निवेश को जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है। सुप्रीम पेट्रोकेम, यहाँ पर नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 17.5% गिर कर आई है। मार्जिन जो है वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी कटौती दिख रही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ पर बात करें, नतीजे मिक्स सेटअप दिख रहे हैं। आय लगभग 5.3% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वहाँ पर भी कटौती आती हुई दिखी है, 14% से गिरकर 10.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा में भी लगभग आपको 26% के आसपास की गिरावट दिखेगी। रेलटेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर बात करें तो आपको आय में लगभग आपको 24% के आसपास की बढ़त दिख रही है। और मार्जिन जो है वो यहाँ पर कम होकर आए हैं, 17.7% से गिरकर 15.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, यहाँ पर नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। आय, अगर आप आए तो थोड़ी बहुत बढ़ के आई है, लगभग 2.6% के आसपास बढ़कर आती हुई। मार्जिन्स में बड़ा कट है, 18.8% से कम होकर 12.2% पर आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मुनाफे में भी लगभग 43% के आसपास की कटौती दिखेगी। और कैपेक्स के लिए कंपनी जो है लगभग 3,900 करोड़ के आसपास का जो है निवेश करेगी। और अंत में ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज़ की अगर आप बात करें तो नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय 9.4% के आसपास बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में 26% का उछाल है। मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर आए, 10.8% से बढ़कर 12.4% पर। और मुनाफे में भी आपको 30% का उछाल दिखेगा। ओके, ये है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट नतीजे। नुपुर बताएं फाइनल सेट ऑफ नतीजे और कुछ खबरें भी हैं आपके पास? बिल्कुल, मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पर नतीजा आपको पीएनएल के लिहाज से कमजोर दिखेंगे। कंपनी की आय 40% से गिर गई है। कामकाजी मुनाफा देखिए 30% की गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। मुनाफे में 34% की गिरावट है, हालांकि मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट से सुधर कर आते हुए दिखे। होम फर्स्ट फाइनेंस, जहाँ पे एनआईआई में 33% की मजबूत ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। मुनाफा देखिए 35% से बढ़कर आया है। AUM में भी 33% की ग्रोथ है। डिस्बर्समेंट भी देखे तो
35% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए नजर आए पिछले साल के कंपैरिजन में। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर के नतीजे काफ़ी दमदार है। कंपनी की आय देखें तो डबल होती हुई दिखी, 750 करोड़ की आय 1500 करोड़ होती हुई नजर आई है। मार्जिन 27% से बढ़कर 55% के मार्जिन आते हुए दिखे। मुनाफा भी देखें तो 17 गुना से बढ़कर इस क्वार्टर में 526 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। इनफैक्ट कंपनी ने इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के भी कुछ अनाउंसमेंट किए, जहां पे वेल्थ कारोबार को सब्सिडी में अलग ट्रांसफर करने को अब मंजूरी बोर्ड से मिलती हुई दिखे। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज फोकस में रहने वाला है। आईपीओ में यथार्थ हॉस्पिटल, जहां पे आज तीसरा दिन है, दूसरे दिन का अपडेट बता देती हूँ मैं, जहाँ पे टोटल 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल में 3 गुना की आपको सब्सक्रिप्शन नजर आएगा, एनआईए 6 गुना भरा है और क्यूआईपी में देखें तो 29% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आते हुए नजर आया। आरवीएनएल ओएफएस जो नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला था, वो करीबन 3.7 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है और जो रिटेल निवेशकों के लिए आज से ओएफएस ओपन हो जाएगा और ग्रीन शू ऑप्शन के तहत कुल ऑफर का जो साइज होगा वो 3.4% से बढ़कर 5.4% हो सकता है और कट ऑफ प्राइस देखेंगे तो 121 रुपीज़ के आसपास की है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें और कल का कुछ फंड एक्शन भी। आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, आशीष तैयार हैं एफआईआर के साथ। और जैसा कल आशीष ने वादा किया था कि वो सारी रिपोर्ट्स अब ब्रेक करके लाए हैं कैटेगरीज में, तो आशीष आज पहले करिए शुरुआत जो अच्छी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। कर दी? बिल्कुल सर, शुरुआत कर दिया। अरे वाह, क्या बात है, ये हो नहीं बात है, एक ही दिन में सारा काम कर। बताइए कौन सी अच्छी वाली कौन सी है? पहले अच्छी से के साथ शुरुआत कर लेता हूं। क्या फिर जब अच्छी खत्म हो जाएगी फिर हम कुछ दूसरे काम में भी सुनेंगे नहीं बाकी। बताइए सर, बढ़िया रिपोर्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य में आप देखिए अच्छी खासी बढ़ोतरी की, 136 से बढ़ाकर 154 कर दिया है, 128 का भाव चल रहा है और ये मान रहे कि ऑर्डर बुक 65,400 करोड़ की है, जिसमें ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले बहुत बढ़िया 18% की देखने को मिली है। एबिटा का मुनाफा हो या फिर मुनाफे का, यहाँ पर दोनों में अगर आप देखें तो जो अनुमान से बेहतर यहाँ पर नतीजे आते हुए नजर आए हैं। इंडस स्टार यहाँ पर भी मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 200 रुपये के लक्ष्य के लिए। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स है मेरे पास, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन इसमें खास बात है कि टारगेट प्राइस में थोड़ा सा जो है एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा व्यू इन्होंने बदला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2200 रुपये के लक्ष्य के लिए, जिससे जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य 2130 से बढ़ाकर 2200 कर दिया, 1812 की क्लोजिंग चल रही है। वहीं अगर आप HSBC देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 2100 से बढ़ाकर 2280 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इनका जो PBT आया है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला है, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस में प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर भी आपको एक इम्पैक्ट है। जेफरीज मान रहे कि AUM में आपको पिछले साल के मुकाबले 19% की ग्रोथ देखने को मिली है और अभी तक अगर आप देखें तो EPS का CAGR करीब 16% के आसपास का आता है, तो अच्छी रिपोर्ट्स हैं श्रीराम फाइनेंस पर। ओके, चलिए अच्छी रिपोर्ट्स आपने बता दी, बट कुछ ऐसी रिपोर्ट जो ज्यादा अच्छी नहीं है या कुछ खराब भी हो सकती है, न्यूट्रल भी मान सकते हैं, ये कौन सी है? दीपांशु, खराब रिपोर्ट्स में देखिए लॉरस लैब बेहद कमजोर नतीजे हैं, सिटी की तरफ से बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, 344 की क्लोजिंग है, 300 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। मान रहे कि एक और क्वार्टर है जहां पर कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला है। जेफरीज ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 250 रुपये का टारगेट दिया और मान रहे कि अब जो एबिटा मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किया मल्टी क्वार्टर ऊपर है और चौथा कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऐसा है जहां पर नतीजे इनके अनुमान से कमजोर आ रहे हैं। इसके चलते आप देखिए EPS में भारी भरकम 12 से लेकर 24% की कटौती इन्होंने कर दी है। BPCL यहाँ पर जेफरीज की तरफ से आ गया डाउनग्रेड, जो पहले न्यूट्रल की राय थी अब होल्ड की रेटिंग दे रहा है और लक्ष्य अगर आप देखें तो 445 से घटाकर 425 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 380 पर, लेकिन डाउनग्रेड का असर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब शुरुआत कर लेता हूँ न्यूट्रल रिपोर्ट्स के साथ, जहां पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। नेस्ले पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 17,234 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 23,000 से बढ़ाकर 23,800 रुपये कर दिया है। और ब्रोकरेज हाउस में देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लक्ष्य जो JP मॉर्गन ही दे रहे हैं, भाव चल रहा अभी 22,325 रुपये का। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो अर्निंग्स आई हैं वो इनके अनुमान से बेहतर है, लेकिन जनरल कंसेंसस अगर आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से लगभग इनलाइन ही देखने को मिले। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं। बजाज फिनसर्व यहाँ पर नोमिरा न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं,
लक्ष्य 1420 से बढ़ाकर 1700 का दिया है, 1615 की क्लोजिंग चल रही है। एसीसी पर भी रिपोर्ट्स है, सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 2150 से बढ़ाकर 2350 रुपए कर दिया, तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इंडियन होटल्स पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 412 का टारगेट है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 425 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 445 कर दिया है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 800 से लक्ष्य बढ़ाकर 900 कर दिया। स्टॉक ऑलरेडी 900 पर चल रहा है, लेकिन मैक्वारी 100 रुपये ज़्यादा का टारगेट दे रहे हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 1000 रुपये का टारगेट है। और सोना BLW प्रिसीशन, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो CLSA ने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड, रिड्यूस से अब सीधे बिकवाली के राय है, लेकिन जो लक्ष्य थोड़ा सा एडजस्ट किया, 511 से 554 का कर दिया। स्टॉक ऑलरेडी 592 रुपये पर चल रहा है। वहीं जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं और इनका व्यू और बुलिश हुआ है, 600 से लक्ष्य को बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया है। अंत में सिम्फनी, गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 875 का भाव है, इन्होंने जो लक्ष्य है 970 से बढ़ाकर 1030 रुपये कर दिया है। ओके, तो ये हैं ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन, और आज का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है नई सीरीज की शुरुआत, और सारे एक्सपर्ट्स के साथ हम लेंगे आपके लिए सीरीज पिक ऑफ द सीरीज। बंसल जी, सुप्रभात। बताएं सर, इस सीरीज के लिए आपका पसंदीदा शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पहले तो जो पिछली सीरीज का मेरा शेयर था वो था अरविंदो फार्मा, ओरो फार्मा। ओके, तो उसने अच्छी रिटर्न्स डिलीवर करी हैं, और इस सीरीज के लिए मैं एकदम नया अनिल जी स्टॉक निकाल के लाया हूँ, जिसको कल हमने बिल्कुल नहीं लिया, डे बिफोर यस्टरडे, उससे पहले भी नहीं लिया मैंने और कुणाल जी ने। स्टॉक है यूबीएल पर खरीदारी की राय है। आज इसके नतीजे मोस्ट लाइकली म्यूटेड रहेंगे, बट स्टॉक में नीट क्लियर रिवर्सल है और एक बड़ी तेजी का प्रबल दावेदार है। 1551 के अराउंड चल रहा है, 1551 के अराउंड चल रहा है, 1497 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 1646 के टारगेट के लिए यूबीएल है मेरा पिक ऑफ द सीरीज। यूबीएल ये है इस सीरीज के लिए खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। स्वागत है कुणाल जी आपका भी। बताएं आपका पिक ऑफ द सीरीज। कुणाल जी बताएंगे। एक मिनट यंग कुणाल जी आप नहीं, यंग कुणाल जी आप तो चौथे नंबर पे। कुणाल जी आए तो इतने लेट और जल्दबाजी कर रहे हो। मुझसे यंग तो अनिल जी अनिल जी मुझसे यंग तो आपको ढूंढे भी कोई नहीं मिलेगा अनिल जी। ये तो अब भला हो ये यंग कुणाल जी का जो कि आपके सम्मान में बोले नहीं, इनको पता है कि पहले उन्हीं को बोलना है। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने वही सोचा था, मैंने इसलिए खाली कुणाल जी बोल के छोड़ा है। मैंने कहा देखता हूँ क्या रिएक्शन आता है। बिल्कुल जैसा मैंने, आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे कुणाल जी। बिल्कुल यंग कुणाल जी, कुणाल शाह साहब बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आई थिंक अनिल जी, जिस हिसाब से हमने मार्केट्स में एक अच्छी खासी रैली देखी है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखा था, बट आई थिंक अंडरटोन अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। सेक्टर्स है जहाँ पे मेरा व्यू बुलिश रहेगा कमिंग सीरीज के लिए, और उसमें से मेरा जो एक सेक्टर जहाँ पे मैं बुलिश व्यू रखता हूँ वो है इंफ्रा एज अ स्पेस। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से भी एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप एक निफ्टी इंफ्रा का चार्ट देखोगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है, तो मुझे लगता है इंफ्रा यहाँ से और अच्छा करेगा। उसमें से एक स्मॉल कैप कंपनी है जो हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है एनसीसी का आप देखोगे तो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर मुझे उसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे दे दिया है वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पे भी प्लस मंथली पे भी। 138 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक एक बहुत बड़ी रैली के लिए रेडी हो चुका है। करंटली 138 के आसपास चल रहा है। डाउन साइड पे जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक का वो है 126 का, सो आप 126 के स्टॉप लॉस से उसको बाय कर सकते हो। अपसाइड पे बड़े टारगेट्स आ रहे हैं जो इस वीक ये मंथ के लिए मुझे लग रहे हैं, जो एटलीस्ट स्टॉक अपसाइड के लिए 175 से लेके 193 के टारगेट्स दिखा सकता है। सो एनसीसी मेरा पिक ऑफ द मंथ रहेगा, जहाँ पे एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। ओके, हालांकि फ्यूचर्स में नहीं है, लेकिन अगले महीने के लिए, अगस्त महीने के लिए ये है स्टॉक पसंद कुणाल शाह साहब की तरफ से। हाँ, सुमित जी सुप्रभात। बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे जो स्टॉक बढ़िया लग रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है मैकडोवेल के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, पिछले कुछ हफ्तों से कुछ महीनों से तेजी दिखा रहा है, और अभी स्टॉक यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 990 995 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी डिप अगर आ जाता है 10-20 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 950 960 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 950 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा।
और ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकता है 1050 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 1050 का लेवल टूटने पे 1075 रुपए तक का मूव मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1050 1075 के टारगेट्स के लिए। ओके, सुमित जी को पसंद है मैकडोवेल, क्या बात है। 1050 से 1000 वीकेंड का असर दिख रहा है हमारे एक्सपर्ट से। देखो सारे स्टॉक यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट, सारे स्टॉक्स खरीदने में आ रहे हैं। कुणाल जी अपनी पिक बताएंगे, पिक ऑफ द सीरीज। लेकिन कुणाल जी उससे पहले एक मेरा सवाल है, जिन लोगों के हाल ही में बर्थडे गई हो, यंग हो बच्चों, क्या एक ये लिकर स्टॉक रिकमेंड करने के पहले कोई एक एज लिमिट रखनी चाहिए कि इस उम्र के ऊपर के लोग ही लिकर स्टॉक रिकमेंड कर पाएंगे? ऐसा कुछ रखना चाहिए? अनिल जी देखिए, इसके साथ कविता होनी चाहिए थी अनिल जी। हाँ। जो मिसिंग एलिमेंट है अनिल जी वो है कविता। यस। तो अनिल जी इस पर तो कविता, शेर, शायरियां अनिल जी बरसों से लिखी गई हैं। हाँ। और इस पर चूक गए हमारे सुमित जी। अनिल जी एक अच्छा सा शेर इस पर तड़कता भड़कता सुना सकते थे अनिल जी। बात तो सही है, और ये तो पिक ऑफ द सीरीज है, तो इसके लिए तो समय भी काफी मिला होगा ढूंढने करने के। तो जितना समय आपने स्टॉक ढूंढने में निकाला, थोड़ा और लगाते। अच्छा, आ गई कविता, ओह बनाए सर। अनिल जी, वन स्टॉक दैट कैन डू वेल और जिसके नाम में भी है वेल, वो है मैकडोवेल। वाह क्या बात है। मैं आशु कवि तो नहीं कहूंगा, नहीं तो या तो आप बुरा मान जाएंगे, आशु जी बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप कवि है। दोनों में से एक माने, इसलिए सिर्फ मैं आपको कवि कहूँ। बहुत ही बढ़िया जी। कुणाल जी। अनिल जी एक तो कविता जी बहुत पंक्चुअल है, और अनिल जी दूसरी बात यह है कि अगर आशु जी होते तो अनिल जी वो इसका जवाब ये देते कि होप इट डजंट गो इनटू वेल। बिल्कुल जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आज तो सुमित जी ने दिन बना दिया। मतलब कि आज मालूम पड़ा है कि वो वाकई दिल से कवि हैं। और दूसरी चीज मेरे को मालूम पड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने इंग्लिश में कविता बोली है, मुझे एक चीज समझ में आई है, मुझसे भी अच्छी अंग्रेजी है। और सबसे पहला नंबर उसमें सुमित जी का आता है। सुमित जी, इसे आप कॉम्प्लीमेंट की तरह मत समझे कि बंसल जी आपकी और इनकी अंग्रेजी को कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। आइए कुणाल जी बताइए सर, पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी सुप्रभात आपको, दीपांशु जी को भी सुप्रभात। अनिल जी एक चीज आपको बता दूं अनिल जी, ये जो आप अनिल जी कुणाल शाह साहब को कुणाल बोल रहे हैं, कुणाल जी बोल रहे हैं अनिल जी, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अनिल जी। मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, आप प्रश्न उनसे कर रहे होते हैं, सारा काम छोड़कर अनिल जी मैं स्क्रीन को देखता हूँ, फिर प्रश्न चला जाता है वहां पर। तो अनिल जी कुणाल जी पर अनिल जी पेटेंट मेरा है। ओके। तो अनिल जी इसको आप स्वीकार करें, उन्हें कुणाल शाह बोलिए अनिल जी। ओके, कुणाल शाह जी। कुणाल शाह जी। ओके ठीक है। कुछ अगर यंगर कुणाल, सीनियर कुणाल बोला तो क्या? यंग कुणाल ठीक है, आई थिंक वो बेटर है, वो ज्यादा क्लियर है। हाँ, शाह जी में फिर भी इससे कंफ्यूजन। हाँ, ये ज्यादा ठीक है। यंग कुणाल ठीक यंग, हाँ हमने डिसाइड कर लिया सर। यंग कुणाल, सीनियर कुणाल। जी सर बताए। अरे जी बिकवाली की राय है और बेचना है यूपीएल यानी कि यूनाइटेड फॉस्फोरस। ये पूरी सीरीज में नहीं चला, बाजार नए कीर्तिमान बना रहा था, ये नए लोज बना रहा था। और कल इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर मुझे नजर आया। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार में इस सीरीज में कुछ करेक्शन देखने को मिलता है तो यूपीएल में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरी बिकवाली करने की राय है। 636 रुपए पर एक मेजर सपोर्ट था जो कल के ट्रेड में भंग हुआ, वहां पर स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 599 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 560 रुपए का, 560 के टारगेट के लिए यूपीएल के फ्यूचर्स में बिकवाली करें। बिल्कुल, तो यूपीएल के फ्यूचर्स में करनी है आपको बिकवाली। ये काउंटर थोड़ा कल कमजोर आपने होते हुए भी दिखा था, थोड़ा नतीजों के बाद इस स्पेस में कल उतार चढ़ाव भी हुआ है। बट आइए और भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर करना है फोकस, नतीजों के दम पर एक्शन आएगा। इंडस टावर्स ये भी थोड़ा एक्शन में था पिछली सीरीज में, और स्पेशली पिछले 2 दिनों में हम इसमें मूव देख रहे थे। नंबर्स थोड़े मिले जुले आए हैं, कुछ ज्यादा खास नंबर्स नहीं है। हालांकि रेवेन्यू इनका अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिखा है, बट मार्जिन्स अनुमान से कम आए हैं और साल दर साल मार्जिन्स गिरकर भी इनके आते हुए दिखे हैं। कुणाल शाह सर, जरा एक बार इंडस टावर्स देख लीजिए। कल थोड़ी कमजोरी के साथ बंद हुआ, वैसे रिसेंटली एक बाउंस आया था इसमें। दीपांशु, अगर मैं बात करूं इंडस टावर की, तो स्टॉक ने ऑलरेडी रिजल्ट के पहले एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मूव दे दिया था
कल के ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा है, बट आई थिंक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक को वो है 165 168 का। तो तब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है मेरा व्यू बुलिश रहेगा। आई थिंक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए करंट लेवल्स पे। शायद थोड़ा मार्केट्स आज नीचे ओपन हो गए तो शायद एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। 168 का आप स्टॉप लॉस रखें डाउन साइड पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट हायर एंड पे 183 के लेवल्स दिखा सकता है स्टॉक। ओके तो ये है आपके लिए इंडस टावर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। नतीजों के बाद आज इस पर रिएक्शन भी आपको आते हुए दिखने वाला है। कैश के भी कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको नतीजों का रिएक्शन दिखेगा। सोना BLW इस पर रखनी है नज़र। सुमित जी एक बार सोना BLW के चार्ट्स भी देख लीजिए, बढ़िया नंबर्स इसके हमने आते हुए देखे हैं। ग्रोथ भी अच्छी कंपनी ने दिखाई है, रेडार पर तो रहता ही है ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के। चार्ट्स क्या कहते हैं, कल थोड़ा कमजोर था वैसे। ओवरऑल पोजिशनल चार्ट दीपांशु उसके तेजी के बने हुए हैं। स्टॉक ने पिछले एक महीने में लोअर लेवल से एक अच्छा तेजी दिखाया है। हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जिसमें स्टॉक नीचे में 575 580 रुपए के लेवल दिखा सकता है। बट ओवरऑल जिस तरह का मूव देखने को मिला उसको देखते हुए लगता है कि डिप में खरीदारी करके चलना चाहिए। 600 प्लस के लेवल जल्दी स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। पहला टारगेट बनेगा 600 का, दूसरा टारगेट बनेगा 625 का। ये लेवल आने वाले कुछ ही दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। डिप में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। तो ये है आपके लिए सोना BLW जहां पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी रेडार पर रहना चाहिए, नतीजे आ सकते हैं, नतीजों का रिएक्शन आएगा। सुप्रीम पेट्रो, कुणाल जी जरा इसको नजर डालें। थोड़ी कमजोर परफॉर्मेंस आई है, 17.5% आय गिरकर आई है, 64% एबिटा गिरा है, मार्जिन आधे से भी कम हो गए, 17% के मार्जिन आपके 7.5% के रह गए हैं और मुनाफा भी काफी तेज गिरावट दिखा चुका है। क्या राय है सर सुप्रीम पेट्रो के चार्ट पर? देखिए काफ़ी बढ़ा हुआ स्टॉक है दीपांशु। हमने एक बड़ा स्ट्रेट रन इसमें देखा है और उसके बाद अभी 1000 रुपए के लेवल से स्टॉक करेक्ट भी हुआ और मुझे लगता है कि करेक्शन और गहरा सकता है और इसमें स्टॉक एक बार के लिए 840 तक नीचे करेक्ट हो सकता है, जहां पर बड़ा सपोर्ट चार्ट पर नजर आता है। तो मेरी राय में करेक्शंस में इसको खरीद करके चलने का सबसे अच्छी रणनीति होगी। तो अगर मान लीजिए स्टॉक में कुछ गिरावट आती है नतीजों के बाद तो 840 के आसपास इसको एक्यूमुलेट करें। मीडियम टर्म में मुझे लगता है स्टॉक आउट परफॉर्मर रहेगा, तो गिरावट में खरीदारी करें। खरीदारी सुप्रीम पेट्रो, यह राय आपके लिए कुणाल जी सीनियर की तरफ से। आइए सचिन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, जानते हैं उनसे भी पिक ऑफ द सीरीज। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर DLF में काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, लगभग अराउंड 485 के आसपास। इसने पूरे इस सीरीज को इस पर्टिकुलर बेस को रिस्पेक्ट किया है एंड वहीं से कल के सत्र में जो रिबाउंड हुआ है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के संकेत है। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 560 के लिए अभी रीपोजिशन हो रहा है काउंटर, एक अच्छे टाइम एंड प्राइस करेक्शन कंप्लीशन के बाद। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है DLF में खरीदारी करनी चाहिए 482 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑन अ डिक्लाइंस अप टू 505 ये अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी, बट ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 560 एक प्रोबेबल पैटर्न टारगेट है, जहां तक मुझे लगा ये एक्सटेंड हो जाएगा अगस्त सीरीज में। ओके तो खरीदारी करें DLF में। एक अच्छा मूव कल मंथली एक्सपायरी के दिन आता हुआ दिखा, बड़े ब्रेकआउट की तरह 560 का लक्ष्य इस सीरीज के लिए लेकर चले। तन और मन से मैं सचिन जी के साथ हूँ, धन की व्यवस्था आप स्वयं करें।